हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। कैसे हो सभी? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, शानदार होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आप यूपी टेट और सी टेट के लिए हिंदी का जो सब्जेक्ट होता है, उस सब्जेक्ट के अंतर्गत जो भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिस जिस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, उन सभी को हम आपके साथ यहाँ डेली प्रैक्टिस सेट के माध्यम से डिस्कस करते हैं। सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर होते हैं और कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं, तो सभी क्वेश्चंस को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए, समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कौन से वर्ग में के सभी व्यंजन अल्प प्राण हैं? यानी कि कौन से वर्ग में, इसमें जो भी ऑप्शंस हैं, इसमें से दिए गए व्यंजन सभी के सभी अल्प प्राण हैं। ऑप्शन ए द, घ, ट, बी, फै, वै, लै, सी, कै, च, तै, या डी है, मैं और कै। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अल्प प्राण पूछा आपसे, तो अल्प प्राण होते क्या हैं। तो देखिए, हिंदी के जो 5 वर्ग होते हैं, ये आपके कै, च, ट, तै और पै, ये 5 होते हैं। इन 5 में 5 आपके वर्ण होते हैं, व्यंजन होते हैं, सभी को पता होगा। तो इनके जो पहला, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण जो होता है, ये आपके अल्प प्राण कहलाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए इसमें से देख लीजिए आपको कि पहला वर्ण हो या तीसरा हो या 5वां हो, ये होने चाहिए। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी क्या है, कै, च और तै। देखिए कै पहला, च भी पहला है और तै भी पहला। यहाँ पर तीनों पहले वर्ण हैं, हमें ये फर्क नहीं पड़ता कि तीनों पहले, यहाँ पर 5वां भी हो सकता था, है ना। तो पहला, तीसरा, 5वां इनमें से कोई भी हो सकता था। हमारा ऑप्शन बिल्कुल सी सही है। कै, च, तै जो है ये अल्प प्राण हो जाएंगे, क्योंकि ये प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण आपका अल्प प्राण होता है। ठीक है साथियों, ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से कौन सा ऊष्म व्यंजन है? अब ऊष्म व्यंजन कौन सा है? ऑप्शन ए है, बी डै, सी टे या डी तै। अब देखिए ऊष्म व्यंजन क्या होता है? ऊष्म व्यंजन जिनको बोलने में आप जो मुंह से एक तरह की भाप निकलती है, ऊष्मा निकलती है, वो ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। तो ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं हिंदी में? 4 होते हैं भाई। एक तो तीनों स होते हैं, स, ये तीनों स होते हैं, और एक होता है आपका है, हल जो बोलते हैं आप, ये आपका ऊष्म व्यंजन के होते हैं हिंदी वर्ण वाला में, स और है। तो हमारा है यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऊष्म व्यंजन यहाँ पर ऑप्शन ए में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, तल्लीन शब्द में सही संधि विच्छेद है। ये तल्लीन शब्द है, तै, लै, लै, ई, नै, ये शब्द है। ये आपको नहीं समझ आ रहा हो तो तल्लीन शब्द में संधि विच्छेद बताना आपको। ऑप्शन ए तल प्लस लीन, बी तद प्लस लीन, सी तत् प्लस लीन या डी तत् प्लस लीन। अब देखिए तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद होगा, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी तत् प्लस लीन। देखिए ये हलंत जरूर ध्यान देना आपको। देखिए ऑप्शन नंबर सी में भी ये लिखा हुआ है, बस हलंत की कमी है, बाकी सेम है। तो हलंत जरूर ध्यान देना। व्यंजन संधि में हमेशा, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है तत् प्लस लीन, व्यंजन संधि में हमेशा आपको हलंत वाला मिलेगा, तत् प्लस लीन। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद हो गया। ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल डी राइट होता है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से द्वंद्व समास बताइए। ऑप्शन ए शोकाकुल, बी सर्वोत्तम, सी वीर पुरुष या डी पाप पुण्य। अब देखिए द्वंद्व समास होता क्या है? द्वंद्व समास होता है एक तो जहां आपका योजक चिन्ह मिले, है ना, जिन शब्दों के बीच में, और योजक चिन्ह तो हो, साथ ही साथ तो दोनों शब्द होते हैं ये आपके एक दूसरे के अपोजिट होने चाहिए, यानी कि विलोम होने चाहिए, तब आपका वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है, पाप योजक चिन्ह पुण्य, यानी कि देखिए योजक चिन्ह है यहाँ पर, ठीक है, और विलोम शब्द होना चाहिए। देखिए पाप का पुण्य होता है, बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पाप पुण्य में आपका द्वंद्व समास होगा। ठीक है साथियों, अब देखिए शोकाकुल, सर्वोत्तम, सर्वोत्तम में आपका कर्मधारय हो जाएगा, क्योंकि उसका सर्व विशेषता बताई जा रही है, सभी में उत्तम। वीर पुरुष, पुरुष कैसा है? वीर है, यहाँ पर भी आपका कर्मधारय है, क्योंकि विशेषता बताई जा रही है। शोकाकुल, यहाँ आपका तत्पुरुष समास होगा, शोक में आकुल। तो ऑप्शन आपका इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर डी सही था। देखिए ये मैंने बता दिया, शोकाकुल तत्पुरुष, सर्वोत्तम में आपका कर्मधारय, वीर पुरुष में भी आपका कर्मधारय हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से तद्भव शब्द का कौन सा है? यानी कि इनमें से तद्भव शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए शिक्षा, बी स्थल, सी होलिका या डी तीरथ। तो देखिए तद्भव शब्द यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है तीरथ, जबकि इसका जो तत्सम होता है वो होता है तीर्थ। ये होता है ना तीर्थ, तीर्थ का ये तद्भव लिखा हुआ था तीरथ। ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल डी राइट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6,
ग्रस्त का विलोम शब्द है, जो ग्रस्त शब्द है इसका विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए सुप्त, बी ग्राह्य, सी मुक्त या डी लुप्त। अब देखिए सबसे पहले आपको जो शब्द है इसका अर्थ पता होना चाहिए। भाई अर्थ क्या होता है? ग्रस्त मतलब किसी से बंधा हुआ, किसी से जुड़ा हुआ, है ना, किसी के बंधन में, एक तरह से ग्रस्त, जैसे रोगग्रस्त है भाई, रोग ने जकड़ा हुआ उसको, है ना, तो और उसका उल्टा क्या हो जाएगा भाई? मुक्त। भाई किसी चीज़ से मुक्त होना, उससे मतलब जैसे रोगग्रस्त बोले तो रोग मुक्त, भाई रोगग्रस्त था, रोग ने जकड़ा हुआ था, अब रोग चला गया तो रोग से वो मुक्त हो गया, तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी मुक्त। ये आपका विलोम मुक्त बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से पत्थर शब्द का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए प्रस्तर, बी पाहन, सी पर्ण या डी पाषाण। तो देखिए पत्थर शब्द का पर्यायवाची प्रस्तर भी होता है, पाहन भी होता है और पाषाण भी होता है, जबकि पर्ण जो है ये आपका पत्ते का पर्यायवाची होता है ना, ये पत्ते का होता है पर्ण, ये पत्थर का नहीं होता है, इसीलिए हमारा ऑप्शन बिल्कुल सी सही होगा यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, जिसके समान कोई दूसरा ना हो इसे एक शब्द में क्या कहेंगे? ऑप्शन ए अनोखा, बी अद्भुत, सी अद्वितीय या डी सर्वश्रेष्ठ। अब देखिए जिसके समान कोई दूसरा ना हो तो उसको क्या बोलते हैं? अद्वितीय, मतलब उसके समान कोई है ही नहीं, दूसरा है ही नहीं, तो वो ही वही है बस, तो वो अद्वितीय कहलाता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सी सही होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, सुधा का अनेकार्थक शब्द क्या है? ऑप्शन ए बादल बिजली, बी अमृत पानी, सी प्राण प्रियतम या डी सेना शक्ति। तो देखिए सुधा शब्द जो होता है, सुधा का अनेकार्थक, सुधा किसको कहते हैं भाई? अमृत को कहते हैं। तो सुधा का जो अनेकार्थक शब्द है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में है अमृत और पानी। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल बी सही होगा। सुधा के जो अनेकार्थक शब्द हैं अमृत और पानी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए खो जाना, बी दिखाई न देना, सी दूर जाना या डी बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। तो देखिए ईद का चांद मुहावरा जो है ये, इसका अर्थ होता है कि बहुत दिनों के बाद दिखाई देना, एक लंबे समय के बाद दिखाई देना। ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल डी सही होगा। बोलते हैं ना भाई तू तो यार ईद का चांद हो गया, बड़े बहुत कभी कभी दिखाई देता है, तो बड़े लंबे समय के बाद दिखाई देता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल डी सही होगा, बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? ऑप्शन ए मनुष्य, बी परिवार, सी मोहन या डी कृष्ण। अब देखिए जातिवाचक संज्ञा जो पूरी एक जाति को प्रदर्शित करती है वहाँ जातिवाचक संज्ञा होती है। तो देखिए यहाँ मनुष्य शब्द जो है ये एक जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। मानव जो है ये जातिवाचक होता है, किसी पूरी एक जाति को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है साथियों, ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल ए सही होगा, जातिवाचक आपका मनुष्य है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, कुछ सेब यहाँ पड़े हैं, वाक्य में सर्वनाम को पहचानिए। ऑप्शन ए कुछ, बी पड़े, सी सेब या डी यहाँ। अब देखिए सर्वनाम क्या होता है भाई? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वो सर्वनाम होते हैं, है ना। आपको सर्वनाम पहचानना है तो यहाँ पर सर्वनाम है कुछ, ये सेब की जगह प्रयुक्त हुआ है, कहीं सेब कुछ सेब, है ना, सेब की जगह प्रयुक्त हुआ है कुछ सेब। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल ए सही होगा। ये कुछ जो है ये सर्वनाम है, और ये कुछ कैसा सर्वनाम है? ये भाई अनिश्चित वाचक सर्वनाम है, अनिश्चित सर्वनाम है ना, क्योंकि इसमें निश्चित तो है नहीं, कुछ है, कुछ भी हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप होगा। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा गया है। इसमें ज़्यादातर लोग गलती भी कराते हैं, हालांकि आसान क्वेश्चन है, तो बड़े ध्यान से आपको सही उत्तर लगाना है पेपर में। ऑप्शन ए कवित्री, बी कवि, सी कवियत्री या डी कवियत्री। तो देखिए कवि शब्द जो होता है इसका स्त्रीलिंग होता है आपका कवयित्री। ये आपको कान खोल करके याद रखना है। ये आपका कवयित्री ये होता है, कवयित्री। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी में जो लिखा हुआ है ये कवयित्री, ये बिल्कुल सही जवाब होता है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, लिंग बदलिए। अब विधाता जो शब्द है इसका लिंग बदलना आपको। ऑप्शन ए विद्धात्री, सी विधात्री, सी विमाता या डी विधा। तो देखिए विधाता का जो लिंग होगा, मतलब विधाता यहाँ पुल्लिंग शब्द है, तो विधाता का स्त्रीलिंग बनाना आपको, तो स्त्रीलिंग होता है विधाता का विधात्री। ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल बी सही होगा, ये आपका विधात्री सही शब्द जवाब हो जाएगा यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, पानी का सामान्य बहुवचन बताइए। ऑप्शन ए समादर, बी पानियों, सी पानी या डी पानियों। अब पानी का बहुवचन पूछा आपसे, तो देखिए पानी का कोई बहुवचन नहीं होता है, पानी जो है पानी ही होता है, एक इसी फॉर्मेट में यूज होता है, पानी का बहुवचन भी पानी ही होता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सी सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, बिल्ली छत से कूद पड़ी, इस वाक्य में कौन सा कारक है? ऑप्शन ए अधिकरण कारक, बी कर्म कारक, सी संप्रदान कारक या डी अपादान कारक। अब देखिए वाक्य में क्या है, बिल्ली छत से कूद पड़ी, कारक चिन्ह क्या है? से। अब से क्या है भाई, छत से कूद पड़ी, छत से बिल्ली अलग हो गई, छत से नीचे आ गई है ना, बिल्ली अलग छत अलग, तो से के द्वारा जहां अलगाव का बोध होता है वहां कौन सा कारक होता है? वहां होता है आपका अपादान कारक। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल डी सही होगा, अपादान कारक होगा इसमें। अधिकरण में देखिए कौन से कारक चिन्ह आते हैं? मैं और पर आते हैं, है ना। कर्म कारक में कर्ता ने कर्म को आता है। ठीक है फ्रेंड्स, संप्रदान में के लिए या किसी को दान वगैरह दिया जाता है तो वो भी आपका संप्रदान में आता है, जैसे राजा ने कंबल गरीबों को दान में दिए तो वो भी आपका संप्रदान कारक में आ जाता है, और के लिए भी। तो यहाँ ऑप्शन के प्रश्न के अकॉर्डिंग हमारा आंसर डी था, अपादान कारक। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सर्वनाम, बी विशेषण, सी क्रिया या डी क्रिया विशेषण। अब देखिए यहाँ पर पूछा आपसे शब्द जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं, तो संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं भाई? वो आपके विशेषण कहलाते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल बी सही होगा, वो क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वो सर्वनाम होते हैं। क्रिया आपको पता ही है, काम करने का बोध कराती है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताते हैं वो क्रिया विशेषण हो जाते हैं। ऑप्शन आपके यहाँ पर बिल्कुल बी राइट था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, अधोलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? अब अकर्मक क्रिया कौन से वाक्य में है? ऑप्शन ए रामू खाना खा रहा है, बी चालक गाड़ी चलाता है, सी श्याम हंसता है, माँ स्वेटर बुनती है। तो देखिए रामू खाना खा रहा है, इसमें कर्म की प्रधानता है, कर्म उपलब्ध है, तो ये आपका सकर्मक है। ऑप्शन बी चालक गाड़ी चलाता है, ये भी आपका कर्म हो रहा है यहाँ पर, ये भी आपका सकर्मक क्रिया हो जाएगी यहाँ पर भी। लेकिन जो ऑप्शन नंबर सी है श्याम हंसता है, ये हंसना, रोना, खाना, रोना धोना, ये सभी आपके चलना फिरना कूदना, ये आपके जो है अकर्मक क्रिया के उदाहरण होते हैं। ये आपकी अकर्मक क्रिया होगी, इसमें अकर्मक क्रिया यानी कि जहाँ कर्म नहीं होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सी राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, उच्चारण शब्द में उपसर्ग है। ऑप्शन ए उ, बी उच्च, सी उत या डी उच्च। अब देखिए उच्चारण शब्द में उपसर्ग क्या होगा? उपसर्ग क्या होता है भाई? जो शब्द के पहले लगते हैं, उत प्लस चारण। ठीक है, उत प्लस चारण मिलकर के आपका बनेगा उच्चारण। ठीक है साथियों, ये आपका शब्द बन जाता है, उत आपका उपसर्ग हो जाता है यहाँ पर। ऑप्शन आपका सी में है उत, ऑप्शन बिल्कुल सी राइट होगा यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, भावना में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए इक, बी अक, सी अना या डी वना। तो देखिए भावना शब्द जो है इसमें कौन सा प्रत्यय होगा? इसमें होगा आपका अना, भाव प्लस अना आपका मिलकर के बनता है भावना। ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सी सही होगा, भावना में आपका अना प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है साथियों, अना प्रत्यय हो जाएगा। प्रत्यय होता क्या है भाई? जो शब्दों के पीछे लगते हैं, है ना, शब्दों के पीछे जो शब्दांश होते हैं, जो वह ऐसे शब्दांश जो शब्दों के पीछे लग करके उनका अर्थ बदल देते हैं। भाई एक तरह से भाव था, भाव पे अना लग गया तो भावना, अब वो अर्थ हो गया, भाव था अब भावना हो गई, तो थोड़ा उसमें शब्द में या तो अर्थ में परिवर्तन करते हैं या आंशिक परिवर्तन कर देते हैं, तो वो आपके प्रत्यय कहलाते हैं, शब्दांश वो जो पीछे लगते हैं शब्दों के। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी हमारी आज की क्लास। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। जो भी साथी चैनल पर पहली बार है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज और क्लासेस आपको डेली मिलती रहें और आप टीचिंग एग्जाम्स को बहुत ही अच्छे तरीके से पास कर पाएँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।